हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसे सबसे पहले रिपोर्ट किसने किया था। सो इसे सबसे पहले पोर्टर ने रिपोर्ट किया था इन 1945। सो 1945 के अंदर जो पोर्टर हैं साइंटिस्ट, उन्होंने सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है इन्होंने रिपोर्ट किया था एक सेल के अंदर, एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक ऐसी ऑर्गेनेल है जो कि सभी जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलती है। कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जैसे कि रेड ब्लड सेल्स है, स्पर्म सेल है, जिनके अंदर ये एब्सेंट होती है। अदरवाइज सभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बहुत एसेंशियल रोल प्ले करती है। सो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो ये होगा कि इट इज एब्सेंट इन आरबीसी एंड स्पर्म सेल। सो आरबीसी के अंदर और स्पर्म सेल के अंदर जो है ये एब्सेंट होती है। अब अगर हम आगे बात करें तो ये क्या काम करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है मैन्युफैक्चरिंग करना सब्सटेंसेस की और पैकेजिंग करना। ठीक है। सो जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा वो ये होगा, इट परफॉर्म्स मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग of different substances। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस की जो है पैकेजिंग करवाने के लिए और साथ ही साथ उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो है गोल्जी एपरेटस के साथ, राइबोसोम्स के साथ, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है और बहुत क्लोजली रिलेटेड होके काम भी करता है। सो जस्ट अ सेकंड, इट इज क्लोजली रिलेटेड to Golgi, then ribosomes, mRNA and tRNA। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें पता होने चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो थ्री डिफरेंट टाइप के जो है उसके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है सिस्टर्नी, सेकंड होता है वेसिकल्स एंड थर्ड होता है ट्यूबुल्स। तो थोड़ा इनके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं सिस्टर्नी की। सिस्टर्नी की बात करते हैं तो सिस्टर्नी क्या है, ये एक लॉन्ग नेटवर्क होता है, फ्लैट नेटवर्क होता है अनब्रांच्ड मेम्ब्रेन प्लेट्स का, जिसे हम पैरेलल रोज के अंदर जो है ये प्लेट्स जो है अरेंज्ड होती हैं। ठीक है। सो इट इज अ नेटवर्क ऑफ लॉन्ग नैरो पैरेलल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ये हमने समझा सिस्टर्नी के बारे में। अब वेसिकल्स की बात करते हैं तो वेसिकल्स जो है वो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो वेसिकल्स क्या है, ये यूजुअली राउंड और ओव्यूइड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, ट्रांसलोकेशन करना। सो वेसिकल्स, दीज आर सर्कुलर और ओवॉइड स्ट्रक्चर्स। और जैसा कि हम जानते हैं वेसिकल्स का काम होता है ट्रांसलोकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना। देन आते हैं ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स जो है वो इरेगुलरली ब्रांच ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनका डायमीटर होता है अराउंड 50 to 100 नैनोमीटर। सो ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स के बारे में हमने क्या समझा कि ये कैसे होते हैं, इरेगुलरली ब्रांच्ड एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इरेगुलरली ब्रांच्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और उनका साइज कितना होता है 50 to 100 नैनोमीटर। सो ये हमने समझा जो पार्ट्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स की, कि दो जो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहली बात, इसे स्मूथ क्यों कहते हैं, कि इसकी जो अपीयरेंस होती है जब हम इसे माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो इसकी अपीयरेंस जो होती है वो स्मूथ होती है।
रफ एंडोप्लाज्मिक जो है उसकी अपीयरेंस रफ होती है क्योंकि उसके जो सरफेस है, जो मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर जो है राइबोसोम्स अटैच होते हैं, दैट इज वाई वो रफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है माइक्रोस्कोप में। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर हमें किसी तरीके के राइबोसोम्स अटैच नहीं दिखते, किसी तरीके का रफ स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता, इसलिए हम इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके अब इसकी बात करी जाए कि किस चीज़ में हेल्प करता है, तो ये जो है स्टेरॉइड की सिंथेसिस में, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये ऐसे जो हॉर्मोन्स हैं उनकी जो है हेल्प करने में, उनकी सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। सो synthesis of sterols like कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, आप इनका नाम खुद लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें कि सेकंड ये किस चीज़ में हेल्प करता है, तो ये लिपिड सिंथेसिस, अगर कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में हेल्प करता है तो लिपिड की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ठीक है, सो सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड ग्लाइकोजन, सो ये लिपिड और ग्लाइकोजन की जो सिंथेसिस है उसमें भी रोल प्ले करता है। थर्ड रोल क्या है इसका, कि ये कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में भी जो है रोल प्ले करता है। सो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फोर्थ पॉइंट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और किस चीज में हेल्प करता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हम समझेंगे कि डिटॉक्सिफाई कैसे करता है। सो डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, ओके। एंड जो लास्ट फंक्शन होता है इसका वो होता है, ये मेजर स्टोरेज साइट होती है। ठीक है, मेजर स्टोरेज साइट होती है किसकी, कैल्शियम आयंस की। सो मेजर स्टोरेज साइट ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम, इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयंस लिख सकते हैं साथ में। सो इंट्रासेलुलर जो कैल्शियम आयंस हैं उनकी स्टोरेज करने में जो है ये हेल्प करता है। अब बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन समझते हैं। हम ये तो समझ ही चुके हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन है, क्योंकि जो इसका सरफेस है वहाँ पर राइबोसोम्स जो है वो अटैच होते हैं। सबसे पहला फंक्शन इसका क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। सो प्रोटीन सिंथेसिस, ये इसका फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड फंक्शन की अगर बात करें तो सेकंड फंक्शन क्या होता है इसका, प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन करना, प्रोटीन की फोल्डिंग करवाना और प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना। सो ट्रांसलोकेशन, फोल्डिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। सो अब आप कंफ्यूज मत होना कि ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन एक चीज है। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स हैं उन्हें गोल्जी तक भेजा जाए, उन्हें लाइसोसोम्स तक भेजा जाए। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है, कि जब जो प्रोटीन्स हैं उन्हें सेल के बाहर भेजा जाए, ठीक है, मेम्ब्रेन के बाहर भेजा जाए। ओके, अब थर्ड फंक्शन की बात करते हैं। थर्ड है इसका ग्लाइकोसाइलेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जस्ट इस टॉपिक के खत्म होते ही हम ग्लाइकोसाइलेशन जो है उसे स्टार्ट करेंगे। ग्लाइकोसाइलेशन, इसे आप इसी वीडियो के अंदर समझ लेंगे अच्छे से, दोनों टाइप की जो ग्लाइकोसाइलेशन होती हैं। देन डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करना, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, सो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन करना। एंड लास्ट में मेम्ब्रेन सिंथेसिस, मेम्ब्रेन सिंथेसिस में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं दोनों ही एस एंड आर दोनों ही जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो प्ले करते हैं एक सेल के अंदर। अब कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो एस एंड आर दोनों कॉमनली परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर, तो उन्हें भी एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बोथ एस एंड आर, सो दोनों एस और आर क्या परफॉर्म करते हैं उसे समझते हैं। पहला फंक्शन हमने अभी बोला था क्या था, कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर सेलुलर मटेरियल के एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करते हैं। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सेलुलर मटेरियल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है सेलुलर मटेरियल के। सेकंड फंक्शन
मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, यानी कि जो डिफरेंट एंजाइम्स की वजह से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं सेल के अंदर, उसे भी ये दोनों ही परफॉर्म करते हैं. सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स. ओके, नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? प्रोवाइड एन इंक्रीज सरफेस. किसके लिए? सेलुलर रिएक्शंस के लिए. प्रोवाइड इंक्रीज्ड सरफेस फॉर सेलुलर रिएक्शंस. सेलुलर रिएक्शंस जो होती हैं उनके लिए एक इंक्रीज सरफेस जो है वो प्रोवाइड करती हैं. एंड लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन. तो सेल डिवीजन पे टाइम पर क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होती है. कैरियोकाइनेसिस होती है तो क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है उसका भी डिवीजन होता है. तो न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसका भी डिवीजन होता है. तो उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो दोबारा से फॉर्मेशन होती है उसके अंदर SCR एंड RER दोनों जो है वो रोल प्ले करते हैं. सो ओके, ये हमने समझ लिया SCR के बारे में. SCR का क्या फंक्शन होता है, RER का क्या फंक्शन होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो 3 पार्ट्स होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, उनके बारे में हमने समझ लिया. अब एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसका नाम है माइक्रोजोम्स. तो माइक्रोजोम्स क्या होते हैं वो समझते हैं. माइक्रोजोम्स, आई होप आपको ये विजिबल हो अच्छे से. सो माइक्रोजोम्स क्या हैं? माइक्रोजोम्स जो हैं वो टिपिकली वेसिकल्स होती हैं. ठीक है, वो टिपिकली जो है माइक्रोजोम्स जो है वो टिपिकली वेसिकल्स ही होती हैं. लेकिन ये कैसी वेसिकल्स होती हैं कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो जाता है और वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, तो क्या होता है कि जो माइक्रोजोम्स नाम की वेसिकल की फॉर्मेशन हो जाती है उन फ्रेगमेंट से. और अगर इन फ्रेगमेंट्स के ऊपर राइबोसोम आकर अटैच कर लेता है तो उसे हम कहते हैं रफ माइक्रोजोम. और अगर राइबोसोम इन वेसिकल्स के ऊपर अटैच नहीं करता है, माइक्रोजोम के ऊपर अटैच नहीं करता है, तो हम उसे कहते हैं स्मूथ माइक्रोजोम्स. ये छोटा सा पॉइंट था लेकिन ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है माइक्रोजोम्स के बारे में कि फ्रेगमेंट्स ऑफ डिसरप्टेड ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये क्या करता है? फॉर्म्स वेसिकल्स. सो ये जो है वेसिकल्स की फॉर्मेशन कर लेता है. अब अगर वेसिकल्स के ऊपर राइबोसोम आ जाता है, राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, तो वो क्या करता है? रफ माइक्रोजोम. रफ माइक्रोजोम. और अगर कुछ भी अटैच नहीं होता, राइबोसोम अटैच नहीं होते, तो स्मूथ माइक्रोजोम. स्मूथ माइक्रोजोम. ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर होनी चाहिए हर चीज़. अब हमने ER के बारे में बहुत कुछ समझ लिया है. अब बात करते हैं ग्लाइकोसाइलेशन की. ओके, तो अब हमें बात करनी है ग्लाइकोसाइलेशन की. ओके, अब स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोसाइलेशन को. तो ग्लाइकोसाइलेशन के प्रोसेस में क्या होता है? ग्लाइकोसाइलेशन वो प्रोसेस होती है जब प्रोटीन में मॉडिफिकेशन की जाए बाय अटैचिंग एनी कार्बोहाइड्रेट ग्रुप. तो कार्बोहाइड्रेट को जो प्रोटीन के साथ अटैच करके उसे मॉडिफाई कर दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन. ठीक है, सो अटैचमेंट ऑफ प्रोटीन टू कार्बोहाइड्रेट. ओके, और जो प्रोटीन से जब कार्बोहाइड्रेट अटैच कर देते हैं तो उससे फॉर्मेशन होती है ग्लाइकोप्रोटीन की. ग्लाइकोप्रोटीन. एंड ग्लाइकोप्रोटीन जो है इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, और यहाँ पर बहुत मिनिमम अमाउंट में जो है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है एंड मेजर पार्ट जो है वो प्रोटीन का ही होता है. ओके, अब आगे डिस्कस करते हैं. अगर हम बात करते हैं कि ये सेल टू सेल डिपेंड करता है, प्रोटीन टू प्रोटीन डिपेंड करता है कि किसकी ग्लाइकोसाइलेशन होगी या किसकी नहीं होगी. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन सेल. इट डिपेंड्स ऑन फंक्शन ऑफ सेल लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. इट डिपेंड्स ऑन फंक्शन ऑफ सेल एज वेल एज ऑन प्रोटीन. तो ये प्रोटीन और सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी ग्लाइकोसाइलेशन होगी या नहीं होगी. ओके,
अब जो प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन है उसमें क्या होता है कि ओलिगोसैकेराइड जो है उसे प्रोटीन के साथ अटैच किया जाता है, ठीक है। सो ओलिगोसैकेराइड जो है उसे अटैच किया जाता है, ओलिगोसैकेराइड इज अटैच्ड टू प्रोटीन। अब यहाँ पर हमें अटैचमेंट में दो टाइप की जो है ग्लाइकोसाइलेशन देखने को मिलती है। एक होती है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन और एक होती है ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। तो एन लिंक्ड क्या है और ओ लिंक्ड क्या है उसे समझते हैं। एक होती है एन लिंक्ड और एक होती है ओ लिंक्ड। ओके, अब एन लिंक्ड क्या है और ओ लिंक्ड क्या है। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन वो होती है जब ओलिगोसैकेराइड को एस्पार्जिनिन अमीनो एसिड के नाइट्रोजन ग्रुप के साथ, नाइट्रोजन एटम के साथ जो है अटैच किया जाए, तो उसे हम कहते हैं एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। ओके, सो व्हेन ओलिगोसैकेराइड is attached to the nitrogen atom of asparagine अमाइनो एसिड, ठीक है। तो एस्पार्जिनिन जो अमाइनो एसिड है उसके नाइट्रोजन एटम के साथ जब ओलिगोसैकेराइड को अटैच किया जाता है तो इसे हम कहते हैं एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। ओ लिंक्ड के अंदर क्या होता है कि जब ओलिगोसैकेराइड को अटैच किया जाता है ऑक्सीजन एटम के साथ, कि कौन सा अमाइनो एसिड, सीरीन और थ्योरोनिन में से किसी एक अमाइनो एसिड के ऑक्सीजन एटम के साथ जब ओलिगोसैकेराइड को अटैच करते हैं तो उसे हम कहते हैं ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। सो व्हेन ओलिगोसैकेराइड इज attached to oxygen atom of serine और थ्रियोनिन अमाइनो एसिड। तो सीरीन और थ्रियोनिन अमाइनो एसिड के साथ जब ऑक्सीजन एटम पर जो है ओलिगोसैकेराइड को अटैच किया जाता है तो इसे हम कहते हैं ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। अब हम कंप्लीट समझते हैं ग्लाइकोसाइलेशन को और स्पेशली एन लिंक्ड जो ग्लाइकोसाइलेशन है हम उसे समझेंगे, ठीक है, जहां पर एस्पार्जिनिन का रोल है। ओके, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट होगा डोलिकोल फोस्फेट। डोलिकोल क्या है, एक लिपिड है, ठीक है, ये लिपिड है और ये अराउंड 75 to 95 कार्बन आइटम से मिला एक लिपिड होता है जो कि आर की मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके साथ एक फोस्फेट आयन जो है वो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है डोलिकोल, ये यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, डोलिकोल के पास एक यूडीपी आएगा एन ग्लूकोज अमीन को लेकर और ये एन ग्लूकोज अमीन जो है वो यहाँ पर एक फोस्फेट के साथ छोड़कर चला जाएगा यूडीपी। तो यूडीपी जो है वो यूएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा, एक फोस्फेट छोड़कर जाएगा और साथ ही साथ जो एन ग्लूकोज अमीन है उसे छोड़कर जाएगा। तो यहाँ पर दो फोस्फेट, अब डोलिकोल के साथ दो फोस्फेट और एक एन ग्लूकोज अमीन जो है वो अटैच हो गया। यहाँ पर इस प्रोसेस को ब्लॉक करने के लिए, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन को ब्लॉक करने के लिए ट्यूनिकामाइसिन जो है एक एंटीबायोटिक है, तो ट्यूनिकामाइसिन जो है वो इस स्टेप को ब्लॉक कर सकती है। चलिए आगे समझते हैं। अब आगे यूडीपी फिर से आएगा एक एन ग्लूकोजामीन को लेकर और यूडीपी जो है वो यूएमपी में कन्वर्ट नहीं होगा, अब की बार वो सिर्फ आएगा और एन ग्लूकोजामीन को जो है छोड़कर यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। अभी हम इस स्टेप की बात कर रहे थे कि देखिए यहाँ पर यूडीपी आया, यूडीपी ही चला गया लेकिन वो एन ग्लूकोजामीन को छोड़कर चला गया। अब यहाँ पर दो फोस्फेट ब्रिज के साथ जो है डोलिकोल के साथ दो फोस्फेट प्रेजेंट है एंड अब दो एन ग्लूकोजामीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो एन ग्लूकोजामीन है वो दो ही अटैच होते हैं, तो दोनों एन ग्लूकोजामीन यहाँ पर अब अटैच हो चुके हैं। फर्दर क्या होता है, 5 जीडीपी आएंगे और 5 जीडीपी जो है 5 मेनोज को लेकर आएंगे। किसको लेकर आएंगे, मेनोज को लेकर आएंगे। ओके, अब ये मेनोज जो है उसे फर्दर एन ग्लूकोजामीन के साथ जो है आगे अटैच कर दिया जाएगा और यहाँ पर 5 जीडीपी जो है वो चले जाएंगे वापस, यानी कि जीडीपी जीएमपी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहे, यहाँ पर किसी फोस्फेट को जो है वो लूज नहीं कर रहे। जब ये स्टेप के बाद काफी इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो है फ्लिप का। अब फ्लिप क्या है, तो अभी तक जो ये प्रोसेस चल रही थी, यहां तक जो ये प्रोसेस चल रही थी, ये कहां पर चल रही थी, ये चल रही थी साइटोसोलिक साइड पर, ठीक है। ये साइटोसोल है और ये ईआर का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमन है, ठीक है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि जो जो ईआर की मेम्ब्रेन है, जो आरईआर की मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन की साइटोसोलिक साइड पर ये सारी प्रोसेस चल रही थी। अब यहाँ पर फ्लिप होगा और फ्लिप होने की वजह से क्या होगा कि ईआर के जो ल्यूमन है उसके अंदर अभी प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होगी।
तो अभी तक हमारे पास 5 मैनोज आ चुके हैं, 2 एन ग्लूकोजामीन आ चुके हैं, एक फॉस्फेट डोलिकोल के पास ऑलरेडी था, एक फॉस्फेट जो है वो फर्स्ट एन ग्लूकोजामीन के साथ आया है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर अभी फ्लिप हो गई है। फ्लिप होने के बाद अब जो प्रोसेस है वो कहाँ पर कंटिन्यू हो रही है, ER के ल्यूमन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब 4 जो है, देखिए बाहर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 4 GDP आए और उन्होंने क्या करा, मैनोज को, 4 मैनोज को वो छोड़कर गए। अब मैनोज और एक फॉस्फेट के साथ वो अटैच्ड है, लेकिन साइटोसोलिक साइड है, तो इसकी भी फ्लिप होगा, इसका भी फ्लिप होगा, और ये जो है ल्यूमन की साइड आएंगे। ये यहाँ से यहाँ पर आ गए। अब ल्यूमन की साइड आए हैं, तो ल्यूमन की साइड यहाँ पर 4 मैनोज जो है वो यहाँ पर देखिए अटैच हो गए। ठीक है, और एक फॉस्फेट जो है वो वापस चला गया, वापस यहाँ पर देखिए ऊपर चला गया यहाँ पर। ठीक है, अब फर्दर यहाँ पर क्या होगा, अब हमारे पास कंप्लीट 9 मैनोज आ चुके हैं और 2 एन ग्लूकोजामीन आ चुके हैं डोलिकोल फॉस्फेट के साथ अटैच होने के लिए। एक फॉस्फेट जो है वो फर्स्ट एन ग्लूकोजामीन के साथ आया है। अब फर्दर क्या होता है, अभी 3 ग्लूकोज का आना और बाकी है, अभी 3 ग्लूकोज का आना भी बाकी है, तो उसे देखते हैं। अब यहाँ पर फिर से 3 GDP आए, 3 GDP ने जो है 3 ग्लूकोज को छोड़ा, मैनोज के लास्ट एंड के साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, देखिए ये 3 ग्लूकोज जो है वो अटैच हो चुके हैं। ठीक है, तो अब आप समझ सकते होंगे कि इस प्रोसेस के अंदर जो है क्या हो रहा है। सबसे पहले एक बार रिवाइज करते हैं। डोलिकोल फॉस्फेट ऑलरेडी प्रेजेंट था, डोलिकोल एक लिपिड है जिसके साथ फॉस्फेट प्रेजेंट है। यहाँ पर UDP आया, UMP में कन्वर्ट हुआ, एक फॉस्फेट को छोड़कर गया और एक एन ग्लूकोजामीन को। इस स्टेप को हम ब्लॉक कर सकते हैं टूनिकामाइसिन जो एंटीबायोटिक के साथ। उसके बाद यहाँ पर अब 2 फॉस्फेट हैं डोलिकोल के साथ, और साथ में अब एक और जो है UDP आया, वो एन ग्लूकोजामीन को लेकर आया, लेकिन उसने UMP में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो UDP ही रहा और उसने एन ग्लूकोजामीन को छोड़ा और वो चला गया यहाँ से। ठीक है, अब हमारे पास में डोलिकोल के साथ 2 फॉस्फेट और 2 एन ग्लूकोजामीन अटैच है। फिर 5 GDP आए, वो 5 मैनोज को लेकर आए, एन ग्लूकोजामीन के साथ में उन्होंने 5 मैनोज को जोड़ दिया। फिर हमने फ्लिप को देखा, फ्लिप हुई तो अब ER ल्यूमन के अंदर प्रोसेस चल रही है, लेकिन जो फर्दर 4 मैनोज आए हैं वो भी साइटोसोलिक साइड से ही आए हैं, तो उनकी फ्लिप लगवाने के लिए फॉस्फेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। फॉस्फेट के साथ फर्दर वो अटैच हुए थे। अटैच होने के बाद वो ल्यूमन की साइड आए, ल्यूमन की साइड आते ही उन्होंने जो है किसके साथ बाइंड कर लिया, फर्दर जो मैनोज थे, 5 मैनोज थे, उनके साथ 4 मैनोज और अटैच हो गए। उसके बाद 3 जो है ग्लूकोज आए, GDP के साथ आए, उन्होंने भी फॉस्फेट के साथ अटैच करा, फॉस्फेट ने फ्लिप करा, ल्यूमन की तरफ आया और ग्लूकोज जो है वो अब अटैच हो गए। यहाँ पर हमारी ग्लाइकोसाइलेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, अभी हमें आगे और समझना है कि आगे अभी क्या प्रॉब्लम है। अभी क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड अभी क्या हुआ, अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि अभी तक ये जितना भी हमारे जो ओलिगोसैकेराइड्स थे वो डोलिकोल फॉस्फेट के साथ जो है अटैच थे, राइट। तो इन्हें हमें ट्रांसफर करना है अब एस्पार्जिनिन के ऊपर। एस्पार्जिनिन के ऊपर क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन की बात कर रहे हैं। तो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन की बात कर रहे हैं तो हमें इन्हें एस्पार्जिनिन के नाइट्रोजन आइटम के पास ट्रांसफर करना है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो डोलिकोल फॉस्फेट है वहां से इनका कट होगा, क्लीवेज होगी, एंड देन ये अटैच कर लेंगे एस्पार्जिनिन के जो साइड चेन का जो नाइट्रोजन आइटम है उसके पास। ठीक है, डोलिकोल फॉस्फेट ऐसे का ऐसा RER की मेम्ब्रेन पर रहेगा। जो फर्स्ट फॉस्फेट आया था वो यहाँ पर इस ओलिगोसैकेराइड के साथ मूव कर जाएगा एस्पार्जिनिन के ऊपर। यहाँ पर हो गई हमारी ग्लाइकोसाइलेशन कंप्लीट। लेकिन अभी क्या होना है, अभी तो एन ग्लाइकोसाइलेशन कंप्लीट हुई है, इसके बाद क्या होगा कि यहां से एक मैनोज को, ठीक है, हमारे पास 9 मैनोज थे, तो एक मैनोज को और 3 ग्लूकोज को जो है रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन क्या होगा, 3 ग्लूकोज एंड 1 मैनोज आर रिमूव्ड। ऐसा क्यों किया गया, इन्हें जो है एक्सचेंज कर लिया जाता है अदर कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, क्योंकि हो सकता है कि प्रोटीन जो है उसे अदर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो यहाँ पर इन ग्लूकोज और मैनोज को जो है यहाँ पर एक्सचेंज कर लिया जाता है अदर कार्बोहाइड्रेट के साथ। साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि ये जो है एक तरीके का सिग्नल दे रहे हैं कि ग्लाइकोसाइलेशन कंप्लीट हो गई है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो सबसे लास्ट में अटैच होता है। जिस मैनोज को रिमूव किया गया है वो ग्लूकोज से जस्ट पहले जो है ऐड किया होता है, तो इसलिए ग्लूकोज और मैनोज को रिमूव करा जाता है, और ये एक तरीके का सिग्नल दे रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो ग्लाइकोसाइलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हमें अटैच करने थे वो अटैच हो चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए अब ग्लूकोज और मैनोज जो है उन्हें रिमूव कर लिया जाता है।
अब जो ओलिगो जो हमने ग्लाइकोसाइलेशन की प्रोसेस दे रखी है, इसके फंक्शन क्या है, ग्लाइकोसाइलेशन का फायदा क्या है, जो इतना हमने मेहनत से अभी ग्लाइकोसाइलेशन करा है। सो फंक्शन, फंक्शन किसके, ग्लाइकोसाइलेशन की। ठीक है, सबसे पहला, कुछ प्रोटीन्स जो हैं उन्हें एन लिंक्ड एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड चाहिए ताकि वो प्रॉपरली फोल्ड कर सकें। ठीक है, ताकि प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉपरली हो सके, इसलिए क्या होता है कि कुछ प्रोटीन्स जो हैं उन्हें एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन चाहिए। तो हम लिख सकते हैं फॉर प्रॉपर प्रोटीन फोल्डिंग। ओके, सो प्रॉपर प्रोटीन फोल्डिंग के लिए जो है यहां पर ग्लाइकोसाइलेशन की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड जो है उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जितने ग्लाइकोप्रोटीन्स है, जो कि स्पेशली जो सिक्रेटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स है, उन्हें क्या करते हैं, ये एक तरीके से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपने सुना है कि एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है उनको जो है ग्लाइकोसाइलेशन किया जाता है। उनकी ग्लाइकोसाइलेशन इसलिए की जाती है क्योंकि वो ब्लड के अंदर सिक्रीट की जाती हैं, और जब वो ब्लड के अंदर सिक्रीट की जाती हैं तो वो ब्लड के अंदर उनकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। तो यहां पर लिख सकते हैं फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए ओलिगोसैकेराइड की, या फिर हम कह सकते हैं प्रोटीन की स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि वो स्टेबल रहेगा तो वो ज़्यादा टाइम तक जो है काम कर सकेगा। अगर वो स्टेबल नहीं रहेगा तो वो हो सकता है कि सेल से बाहर जाते ही जो है वो खत्म हो जाए, डिसरप्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये जो है सेल टू सेल एडिशन के अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं, जो ये ग्लाइकोसाइलेशन है, ये सेल टू सेल एडिशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम सेल टू सेल एडिशन पढ़ेंगे तब हम इसे भी कवर कर लेंगे। ओके, एंड लास्ट में ये जो है, इन्हें जो है एंटीजन के रूप में भी जो है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स के रूप में भी जो है यूज कर सकते हैं हम। सो सर्व एज एंटीजन। ठीक है, तो ये एंटीजन्स की तरह भी सर्व करते हैं। तो यहाँ पर जो ग्लाइकोसाइलेशन है वो कंप्लीट होती है। एन ग्लाइकोसाइलेशन और ओ ग्लाइकोसाइलेशन के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं कि वहाँ पर ऑक्सीजन एटम होता है, किसका होता है, सीरिन एंड थ्योरीन अमीनो एसिड का होता है। यहाँ पर किसका होता है, एन लिंक्ड के अंदर एस्पार्जिनिन का नाइट्रोजन एटम होता है, साइड चेन का। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। ओके, अब आगे मूव करते हैं तो बात करते हैं प्रोटीन फोल्डिंग की। चलो अब बात करते हैं प्रोटीन फोल्डिंग की। प्रोटीन फोल्डिंग की, अब प्रोटीन फोल्डिंग क्या है, तो प्रोटीन फोल्डिंग यानी कि जो प्रोटीन है वो करेक्टली फोल्ड करे, करेक्टली अपने स्ट्रक्चर को जो है मेंटेन करे, उसे हम कहेंगे प्रोटीन फोल्डिंग। तो ओके, तो प्रोटीन फोल्डिंग क्या होती है, अब यहाँ पर ग्लाइकोसाइलेशन होने के बाद प्रोटीन फोल्डिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें समझना होगा कि कुछ चैपरोन्स जो हैं वो सेल के अंदर ईआर के अंदर जैसे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि होता है बिप। बिप जो है ये HSP70 फैमिली का जो है ये चैपरोन है, जो कि करेक्ट फोल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे ही बिप के साथ साथ कुछ और जो है चैपरोन्स भी जो है प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि उनका नाम है कालनेक्सिन, कालनेक्सिन एंड काल रेटिकुलिन, काल रेटिकुलिन। ओके, कालनेक्सिन एंड काल रेटिकुलिन। अब ये क्या करते हैं, ये जो है प्रिवेंट करते हैं प्रीमैच्योर फोल्डिंग से। ठीक है, तो प्रिवेंट फ्रॉम प्रीमैच्योर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। सो प्रीमैच्योरली जो है प्रोटीन फोल्ड ना कर ले, उसको प्रिवेंट करते हैं। ओके, अब आगे मूव करते हैं तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर इन्हें कहा गया है लेक्टिन। इन्हें क्या कहा गया है, कालनेक्सिन एंड काल रेटिकुलिन को कहा गया है लेक्टिन, या फिर कह सकते हैं कैल्शियम बाइंडिंग लेक्टिन, कैल्शियम बाइंडिंग लेक्टिन। यानी कि लेक्टिन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स जो कार्बोहाइड्रेट से बाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर, जो 3 स्टेप प्रोसेस है, जो ग्लूकोज का रिमूवल होता है, मैनोज का रिमूवल होता है, वो जो ग्लाइकोसाइलेशन की प्रोसेस है उसमें 3 स्टेप होती है। सबसे पहले क्या होता है कि 3 रिएक्शन होती हैं, 3 रिएक्शन होती हैं। अभी हमने ऊपर समझा था कि यहाँ पर जो है 3 ग्लूकोज और 1 मैनोज का रिमूवल होता है, वो होता कैसे है, तो यहाँ पर 3 रिएक्शन हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले 1 ग्लूकोज जो है वो रिमूव होता है, सो 1 ग्लूकोज जो है रेसिड्यू जो है वो यहाँ से रिमूव होता है। सेकेंड रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिमेनिंग 2 हैं, रिमेनिंग 2 ग्लूकोज जो है वो रिमूव होंगे, सो रिमेनिंग 2। और उसके बाद जो लास्ट में हमारा मैनोज था, सो मैनोज का रिमूवल होगा।
अब ये क्या करते हैं, ये जो लेक्टिन्स हैं वो उस एनलिंक्ड ओलिगोसेक्राइड को रिकॉग्नाइज करते हैं जिसके पास सिर्फ एक सिंगल टर्मिनल जो है ग्लूकोज प्रेजेंट हो। ठीक है, सो दीज लेक्टिन्स रिकॉग्नाइज दैट एनलिंक्ड ओलिगोसेक्राइड that contain a single terminal ग्लूकोज, जिसके पास एक सिंगल टर्मिनल ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, उसके साथ बाइंड कर लेते हैं और उसे छोड़ते नहीं है। ओके, उसके साथ बाइंड कर लेते हैं और उसे छोड़ते नहीं है। अब ये जो हमने ऊपर देखा कि ग्लूकोज जो है इन्हें रिमूव करने के लिए जो एंजाइम है ईआर में, वो कौन सा एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है ग्लूकोसाइडेज। क्या नाम है इसका, ग्लूकोसाइडेज। ठीक है, ग्लूकोसाइडेज जो एंजाइम है वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद बाइंड प्रोटीन ओनली आफ्टर 2 of the 3 glucose that are initially have been removed by air glucose when the third glucose is removed the protein। अब जब ये थर्ड ग्लूकोज जो है, सिंगल टर्मिनल ग्लूकोज जो है, ये रिमूव होगा, जब ये रिमूव हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, लेक्टिन्स जो है इस ओलिगोसेक्राइड को छोड़ देंगे। लेक्टिन्स फ्री रीड दी एनलिंक्ड ओलिगोसेक्राइड, एनलिंक्ड ओलिगोसेक्राइड को ये छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन जब तक ये टर्मिनल ग्लूकोज होगा ये उसको पकड़ के रखेंगे। तो यहाँ पर ये क्या दिखाना चाह रहे थे कि ये जब तक उसे नहीं छोड़ रहे थे तब तक वहाँ पर प्रॉपर फोल्डिंग नहीं होगी। जब तक वो ग्लूकोज लगा हुआ है तब तक इनके लिए वो प्रॉपर फोल्डेड नहीं है। ओके, ग्लूकोसिल ट्रांसफरेज जो है एक एंजाइम होता है, ग्लूकोसिल ट्रांसफरेज। ये एक एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, ये एंजाइम जो है डिटरमाइन करता है, डिटरमाइंस द completely and incompletely folded state, completely and incompletely folded state को डिटरमाइन करने का ये काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक प्रोटीन के, ऑफ अ प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद अगर जो प्रोटीन है वो इनकम्प्लीटली फोल्डेड है तो एंजाइम जो है उसको ट्रांसफर कर देगा न्यू ग्लूकोज, ट्रांसफर न्यू ग्लूकोज टू। ठीक है, अब ये एंजाइम जो है ये क्या करेगा, अगर वो इनकम्प्लीटली फोल्डेड है, इफ इनकम्प्लीटली फोल्डेड, तो ये एंजाइम क्या करेगा, ग्लूकोसिल ट्रांसफरेज विल अटैच अ ग्लूकोज रेसिड्यू so that lectins will bind to that protein। ठीक है, तो ये जो है क्या करेगा, उसके साथ बाइंड करवा देगा ताकि जो लेक्टिन्स हैं वो फिर से जो है उस प्रोटीन के साथ बाइंड कर ले और ये प्रोटीन जो है कहीं जा ना सके। ठीक है, ईआर के अंदर ही रहे। तो ये था प्रोटीन फोल्डिंग, एनलिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन के बाद ये था प्रोटीन फोल्डिंग। अब आगे कंटिन्यू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है, अब डाइसल्फाइड बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है उसके अंदर हमें क्या देखने का मिलता है कि ये जो है साइटोसोल के अंदर कभी फॉर्म नहीं हो सकती, और ये हमें ऑलरेडी पता है कि साइटोसोल के अंदर जो है रिड्यूसिंग जो है एनवायरनमेंट होता है, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, और इस रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट के अंदर जो है साइटोसोल के अंदर जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक कर जाती हैं। इसलिए जो साइटोसोल है उसके अंदर रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट की वजह से जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है उनकी फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो इनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, फॉर्म्ड इन ईआर ल्यूमन। ठीक है, फॉर्म्ड इन ईआर ल्यूमन, ईआर के ल्यूमन के अंदर जो है इनकी फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। और कौन सा एंजाइम करवाता है, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज, ये एंजाइम जो है इसकी फॉर्मेशन करवा रहेगा। ठीक है, इसकी ईआर के ल्यूमन के अंदर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है उनकी फॉर्मेशन करवाने के लिए ये कैटालाइज करेगा इस प्रोसेस को। देन जो बैक्टीरिया है
उनके अंदर, साइटोसोल के अंदर उनके अंदर भी नहीं हो सकती, तो वहाँ पर पेरीप्लाज्मिक जो स्पेस है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, यहाँ पर जो है इसकी फॉर्मेशन होगी, जो साइट डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन यहाँ पर पेरीप्लाज्मिक स्पेस के अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यही था बस इसके बारे में। 10 डाइसल्फाइड फाउंड ओनली इन सेक्रेटरी प्रोटीन्स एंड इन द एक्सोप्लाज्मिक डोमेन्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन लाइक डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये हमें पता है कि जो साइटोप्लाज्मिक जो प्रोटीन्स हैं और जो ऑर्गेनल प्रोटीन्स हैं, इनके अंदर जो है ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है वो लैक करती हैं। ठीक है, अब उसके बाद सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स। ठीक है, तो सिंथेसिस कैसे होती है मेम्ब्रेन लिपिड्स की? सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स। ठीक है, मेम्ब्रेन लिपिड्स की सिंथेसिस कैसे होती है? तो SCR जो है वो मोस्टली जो है मेम्ब्रेन लिपिड्स की फॉर्मेशन करता है, इंक्लूडिंग बोथ फोस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, इन दोनों की जो है ये फॉर्मेशन करता है। फोस्फोलिपिड जो है वो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर और पोलर दोनों होते हैं, एंड देयर सिंथेसिस फ्रॉम फैटी एसाइल कोएंजाइम ए एंड ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट टेक प्लेस एट द साइटोसोलिक लीफलेट ऑफ ER मेम्ब्रेन एंड आर कैटलाइज्ड बाय मेम्ब्रेन एसोसिएटेड एंजाइम्स। ठीक है, तो इनकी जो है जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से हो रही है? फैटी एसाइल कोएंजाइमेज एंड ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट से। ठीक है, और कहाँ पर हो रही है? इन साइटोसोलिक लीफलेट ऑफ ER मेम्ब्रेन। सो ER की जो मेम्ब्रेन है उसकी साइटोसोलिक साइड पर जो है इनकी फॉर्मेशन हो रही है, किसकी? फोस्फोलिपिड्स की। किसकी हो रही है यहाँ पर? ये फोस्फोलिपिड्स की। ठीक है, फैटी एसिड्स आर नॉट डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड इनटू फोस्फोलिपिड रादर देन दे आर firstly converted into coenzyme A esters. Fatty acids from fatty acyl coenzyme A are esterified to phosphorylated glycerol backbone forming phosphatidic acid. तो यहाँ पर प्रोसेस देख लेते हैं सबसे पहले। जो सीधा सा मतलब यहाँ पर ये है कि जो फैटी एसिड जो है उन्हें डायरेक्टली जो है फोस्फोलिपिड के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। उससे पहले क्या करा जाता है कि इनको जो है कोएंजाइम ए जो है एस्टर्स में कन्वर्ट किया जाता है, कोएंजाइम ए एस्टर्स में इनको कन्वर्ट किया जाता है। फैटी एसिड्स फ्रॉम फैटी एसाइल कोएंजाइम ए आर एस्टिफाइड टू फोस्फोरिलेटेड ग्लिसरॉल बैकबोन। ठीक है, तो इनको जो है डायरेक्टली जो है फोस्फोलिपिड में कन्वर्ट नहीं किया जाता, इनको जो है फर्दर कन्वर्ट किया जाता है। फैटी एसाइल कोएंजाइम ए जो है आर एस्टेरिफाइड टू फोस्फोराइलेटेड, यानी कि फोस्फेट अटैच फोस्फोराइलेटेड ग्लिसरॉल बैकबोन। इन्हें जो है ग्लिसरॉल बैकबोन जो है जो कि फोस्फोराइलेटेड है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, आगे मूव करें तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं? फॉर्मिंग फोस्फेटिडिक एसिड। तो इससे क्या बनती है इसकी? फॉर्मिंग फोस्फेटिडिक एसिड। फोस्फेटिडिक एसिड की जो है यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। ठीक है, हुज टू लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स एंकर द मॉलिक्यूल्स टू मेम्ब्रेन। और इसकी जो फोस्फेटिडिक एसिड की दो फैटी एसिड चेन्स जो हैं वो एंकर करने का काम करती हैं इसे मेम्ब्रेन में। लिपिड बाइलेयर जो है उसके अंदर ये एंकरिंग का काम करती है इसे। ठीक है, दो फैटी एसिड जो चेन होती है हाइड्रोफोबिक जो टेल्स होती हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? इसके अंदर ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। ठीक है, इसे कन्वर्ट करेंगे हम सबसे पहले फैटी एसाइल, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए आएगा जिसे हम R1 कहेंगे। इसे जो है कन्वर्ट कर देगा किसके साथ? लाइजोफोस्फाटिडिक एसिड में। एंड देन ये इसे कन्वर्ट कर देगा किस में? R2 आएगा यहाँ पर, सेम चीज़ फैटी एसाइल कोएंजाइम में, और ये इसे कन्वर्ट कर देगा फोस्फाटिडिक एसिड में, फोस्फाटिडिक एसिड में। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, फैटी एसिड फ्रॉम ठीक ओके। अब उसके बाद एज ही फोस्फेटिडिक एसिड, ये एक रिएक्शन हो गई, उसके बाद ये एक बार हो गई, तो उसके बाद दोबारा फोस्फेटिडिक एसिड। आगे की रिएक्शन क्या होगा? फोस्फेटिडिक एसिड इसके साथ में यहाँ पर CTP आएगा। CTP क्या करेगा? पायरोफॉस्फेट को छोड़ के जाएगा और CDP रह जाएगा, और CDP जो है ये
डाई एसाइल ग्लिसरॉल जो है उसकी फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर डाई है, यहाँ पर ये वाला फॉस्फेट जो है उसे काउंट किया गया है, ना कि इन वाले फॉस्फेट को। इसने तो सिर्फ एक फॉस्फेट दिया था, ये तो CMP छोड़ के गया है, ठीक है। ये तो यहाँ पर CMP में छोड़ के गया है, इस CMP के साथ जो है इसने बाइंड कर लिया, इसलिए यहाँ पर CDP की फॉर्मेशन हुई। डाई एसाइल ग्लिसरॉल जो है इसे इनोसिटोल जो है यहाँ पर बाइंड कर जाएगा इसके साथ, इनोसिटोल के साथ, तो फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल की फॉर्मेशन होगी। फोस्फाटिडाइल इनोसिटोल की फॉर्मेशन होगी प्लस में CMP, ठीक है। तो CMP की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर जो DP था, ये DP में से भी एक जो है वो निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर CMP जो है यहाँ पर आ गया, तो ये CMP यहाँ से रिएक्शन से बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब आगे अगर कोलिन का एग्जांपल लेकर चलते हैं, अगर कोलिन के एग्जांपल को लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ATP आएगा, ADP में कन्वर्ट होगा, देन फोस्फोकोलिन बनाएगा। किसको बनाएगा? फोस्फोकोलिन, ठीक है। एक फॉस्फेट को छोड़ के गया था, तो फोस्फोकोलिन यहाँ पर बन गया। अब उसके बाद में ये फोस्फोकोलिन फर्दर किस में कन्वर्ट होगा, ये फोस्फोकोलिन यहाँ पर CTP आएगा और पायरोफॉस्फेट जो है उसे छोड़ के जाएगा। यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी अब? CDP कोलिन की। CDP कोलिन से सेम चीज़ है, यहाँ पर CDP है। CDP कैसे है? एक फॉस्फेट इसने दे दिया, CTP ने दे दिया, और एक फॉस्फेट इसके पास ऑलरेडी था। यहाँ पर फर्दर फिर क्या होगा, फोस्फेटिडिक एसिड जो है, जहाँ पर फोस्फेटिडिक एसिड आएगा, ये क्या करेगा, एक डाई एसाइल ग्लिसरॉल जो है उसे छोड़कर जाएगा, डाई एसाइल ग्लिसरॉल को, और यहाँ से क्या होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो फोस्फेटिडाइल कोलिन की फॉर्मेशन हो जाएगी प्लस में CMP। ओके, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें थी। इसके बाद में एक पार्ट रह गया है लास्ट, डिटॉक्सिफिकेशन का। डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ एक रिएक्शन है, ये समझनी है। RH क्या है? RH जो भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, ये हमें पता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन, उसके बाद में 2H पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या होगा फिर, ROH प्लस में H2O। ये RH क्या है, ये इसे सोल्यूबल फॉर्म कह देंगे, ठीक है। जो टॉक्सिन है, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है, उसे सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि जो है इसे न्यूट्रलाइज किया जा सके, ओके। और इसे कन्वर्ट करने की अब जो कंप्लीट प्रोसेस थी वो कुछ इस तरीके से है। RH था, RH को कन्वर्ट करा ROH में, ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन यहाँ पर कन्वर्ट हो गई H2O के अंदर, ठीक है। अब इसे भी तो किसी ने जो है वहाँ पर रिड्यूस करा है, तो यहाँ पर रिड्यूस्ड फॉर्म से ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कौन, साइटोक्रोम P450, ठीक है। और अब इसे भी तो किसी ने रिड्यूस करा होगा और खुद ऑक्सीडाइज हो गया होगा, तो वो कौन था, यहाँ पर साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज, ठीक है। ये एक एंजाइम आ गया, कुछ भी कह लो। इसने क्या करा, ये रिड्यूस्ड से ऑक्सीडाइज्ड में कन्वर्ट हो गया और उसको इसने रिड्यूस कर दिया। अब इसे किसने करा, तो यहाँ पर NADPH आएगा फाइनली, NADPH। और NADPH जो है वो NADP प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर ये था इस पूरी की पूरी आज के क्लास में।